नमस्कार मित्रों। पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं हूं पवन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है रोहिणी नक्षत्र से राहु के गोचर की जो है, आपको पता है 27 जनवरी को राहु जा रहे हैं और यहाँ ये 5 अक्टूबर तक रहेंगे। लगभग 8 महीने से ज्यादा का ये गोचर है और ये चंद्र का नक्षत्र कहा गया है दशाक्रम में, लेकिन इसके देवता जो है ब्रह्म माने गए हैं या प्रजापति माने गए हैं। तो ये अ, जो 27 नक्षत्रों में है उसमें चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्रों में से इसकी गणना होती है और इसी नक्षत्र में राहु जो है बहुत सारे लोग मानते हैं राहु 20 डिग्री पर ही वृषभ में उच्च के माने गए। हालांकि कुछ लोगों का मिथुन मानना है, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ राहु एक तरह से उच्च के प्रभाव देंगे कहीं ना कहीं। हालांकि आपको पता है कि उच्च के प्रभाव की क्या बात होती है। जो पाप ग्रह जो है वो अपने स्वभाव से काम करते हैं, शुभ ग्रह अपने स्वभाव से काम करते हैं। तो राहु यहाँ देंगे अपना प्रभाव। और चूंकि ये शुक्र की राशि है, शुक्र की राशि जो है वृषभ, ये पृथ्वी तत्व की राशि है और ये हमारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने को कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व इंडिकेट करता है, जो इस भौतिक जीवन की जो इच्छाओं की पूर्ति की ओर इशारा करता है। और रोहिणी इसमें सबसे ज्यादा क्या कहता है, बल्कि कहना चाहिए कि वृषभ का जो मेन नक्षत्र है वो रोहिणी नक्षत्र है। और इस नक्षत्र में राहु का आना जो भौतिक हमारी इच्छाएं हैं इस दुनिया में आने के बाद, जो हमको जो इकट्ठा करना है, ये जो हमको जो भोगना है, उसमें सबसे बड़ी राहु की भूमिका होती है। क्योंकि राहु जो है कार्मिक ग्रह है, राहु केतु, जिसमें राहु हमारे भौतिक इच्छाओं की पूर्ति को बताते हैं और केतु जो है हमारे आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति को बताते हैं। तो राहु यहाँ आकर हमारी कार्मिक इच्छाओं को पूरा करेंगे। और चूंकि ये राहु जो है गैर पारंपरिक होते हैं, ये विदेश के प्रभाव को बताते हैं। राहु चिट के ग्रह माने गए हैं, ठगी के ग्रह माने गए हैं। ये हमारे साइकोलॉजी चूंकि शिर को बताते हैं, तो ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे अंदर भय को भी बताते हैं। क्योंकि राहु जो है स्टैंडिंग नहीं है, सब हवा हवाई है। चूंकि वायु तत्व के ग्रह माने गए हैं, तो हवा हवाई, तो इसलिए ये एक भूमिका बनाते रहते हैं। बाहर से तो बहुत मजबूत दिखेंगे, लेकिन अंदर से इनकी वीकनेस होती है और इच्छाएं बहुत होती है, तो झूठ सच बहुत करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। राहु इसके अलावा क्या कहलाता है, ये मेडिसिन के कारक ग्रह कहे गए हैं। ये हमारे हमारे जीवन में जो भी हम नशे की हालत में जो स्थिति होती है, जिसमें हम तय नहीं कर पाते हैं बहुत सारी चीजें, तो वो उसको भी बताते हैं। चाहे किसी तरह का जैसे ड्रग एडिक्शन है या किसी तरह की चीजों को भी राहु बताते हैं। ये हमारे जीवन में विद्रोह को बताते हैं। सिनेमा बहुत अच्छा क्या कहलाता है उदाहरण माना जाता है, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी है कहीं ना कहीं वो पुराने जमाने से, तो वो सिनेमा को भी बताते हैं। और इन सब जो कारकत्व को लेकर राहु यहाँ आएंगे, कहाँ आ रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र में, जिसके देवता ब्रह्मा है। और ब्रह्मा या दक्ष प्रजापति जो उनके पुत्र कहे गए हैं उनको मान लीजिए। ब्रह्मा पितामह कहे गए हैं, क्योंकि मनु की हम संतान माने गए हैं, तो आप उस रूप में उसको इंडिकेट करते हैं। तो ये इस नक्षत्र में, और इसके जो त्रिमूर्ति भी ब्रह्मा है, तो ये सृष्टि नक्षत्र में आ जाते हैं। तो ये कहीं से नहीं कहीं बहुत ज्यादा उर्वर नक्षत्र है। और पुराने जमाने में जब जिसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं, तो सब कुछ हम कृषि कर्म करते थे। तो कृषि कर्म के लिए कृषि में सबसे उत्थान के लिए सबसे ज्यादा महा उर्वरक नक्षत्र में इसकी गिनती होती थी। जो लोग जन्म लेते थे चंद्रमा में, या जिनका लग्न होता था या शूर होता था, या कोई बहुत जो उनका जो कारक ग्रह यदि इसमें है रोहिणी में, तो ऐसे लोग बहुत कृषि बहुत अच्छी खेती करते थे और सारी चीजें होती थी। वो बहुत उम्दा क्रिएट करते थे, इसलिए बहुत अच्छा दिया जाता है। और इसीलिए आज के जमाने में जब हम शहर की ओर ओरिएंटेशन हो गया है, तो शहर की ओर हो गए हैं, तो हम बिजनेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शहर क्या है, शहर बिजनेस का है, सोफिस्टिकेशन का चीज है। तो ये रोहिणी इसको भी डिनोट करता है। तो ये चीजें। इसके अलावा रोहिणी जो है वो कामधेनु से जोड़ते हैं। कामधेनु से इसलिए जोड़ते हैं कि शूरवी जो है दक्ष ये शूरवी जो है कश्यप की वाइफ है, तो इसको माना जाता है शूरवी के पुत्री के रूप में। और कामधेनु से जोड़ते हैं। कामधेनु जो हमारी हर तरह की, कामधेनु गाय थी स्वर की, जो हर इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो ये रोहिणी हर तरह की इच्छाओं की पूर्ति करती है। भौतिक जीवन की जितनी भी हमारे सुख शुभनाओं की कल्पना है, ये सब पूरा करता है। तो ये आपको देते हैं। इसको लाल गाय भी बोलते हैं। अल्डेबरन जो है इसके जो 5 स्टार है उसमें से अल्डेबरन सबसे बड़ा है, वो लाल रंग का है। उस आधार पर
इसको लाल गाय के रूप में भी इसको देखते हैं। और ये जो है इसका जो वो है सिंबल, मेन सिंबल में इसकी गिनती होती है गाड़ी की, वो रथ की कहते हैं या शकट बोलते हैं। तो रथ जो है, तो रथ होने के कारण पुराने जमाने में जो गाड़ी की सुख सुविधाएं होती थी, तो रथ सबसे उसमें उत्तम रथ माना जाता था, तो इसको इंडिकेट करता है। तो आज के जमाने में लग्जूरियस गाड़ी को आप इंडिकेट ले लीजिए। तो राहु आ रहे हैं तो इस सब चीजों के मामले में आपको चीजों को देंगे। इसके अलावा ये देखिए, ये क्या कहलाता है, इसका दूसरा सिंबल मंदिर के रूप में भी है। तो देखिए क्या है, आपने यहाँ हर चीज के लोअर हायर वो है। तो मंदिर वाला जो चीज है हमने आपको बताया। यहाँ आप देखिए, इसका जो लक्ष्य है, मुख्य पर्पस है इस नक्षत्र का, वो है मोक्ष है। हमारे जो जीवन के जो चार तरह के जो है ना परिकल्पना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष श्रेणी का ये नक्षत्र है। ये चौथा नक्षत्र है, माने अश्विनी से जोड़िए तो इसको चौथा नक्षत्र है। और ये अश्विनी को अपन यदि धर्म नक्षत्र में लेते हैं तो ये मोक्ष नक्षत्र में आता है। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली सारे भोग के बाद हमको मोक्ष की ओर जाना है, तो ये मोक्ष की ओर इंडिकेट करते हैं। हालांकि ये सब ये भौतिक जीवन की सारी सुख सुविधाओं को भोगने के बाद आदमी मोक्ष की ओर जाता है ना। जब आपको पता चलता है कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, सारे मोक्ष में कुछ भी नहीं, मतलब सारे दुनिया के भौतिक सुख सुविधाओं हमको जीवन में कोई सुख नहीं देती हैं, रियल सेंस में सुख नहीं देती हैं हमको। खासकर अभी राहु आएंगे तो हमको अनरेस्ट देने वाले हैं। रोहिणी में जब भी आते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा का नक्षत्र कहा गया है दशाक्रम में, और चंद्रमा में के नक्षत्र होने के कारण और रोहिणी के कारण भी इसमें अपने यहाँ जो वो है संहिता ग्रंथ है, इसमें कहा गया है कि जब भी शनि का या राहु का वो होता है तो उसको कहते हैं भेदन कहते हैं, और शकट भेदन बोलते हैं। शकट भेदन कहा गया राजा दशरथ के जमाने में। कहा जाता है कि जब रोहिणी में आ रहे थे शनि, तो राजा दशरथ शनि महाराज के यहाँ गए थे और उन्होंने शनि स्त्रोत मंत्र का वो किया था, जो हम लोग करते हैं शनि के उपाय के रूप में। तो उस समय तो शनि ने उनको बरी किया था कुछ चीजों के लिए और बताया है उपाय के रूप में। तो माना जाता है कि जब भी ये रोहिणी में शनि या राहु जैसे ग्रह आते हैं इसमें, तो आपको शनि के संदर्भ में ज्यादा कहा गया है, तो वो आपको क्या कहते हैं, अकाल को बताते हैं, युद्ध को बताते हैं, इस तरह की चीजों को बताते हैं। तो रोहिणी में ये आ रहे हैं, और देखिए जब आएंगे तो फरवरी में मंगल भी जाने हैं। ये दो पाप ग्रह होंगे, और संयोग से इस समय में क्या कहलाता है, जब ये होंगे तो उधर चंद्रमा के दूसरे नक्षत्र में श्रवण नक्षत्र में शनि होंगे। हालांकि 5 मार्च तक तो गुरु भी हैं, लेकिन गुरु निकल जाएंगे 5 मार्च के बाद। लेकिन फरवरी 20 फरवरी के बाद 22 फरवरी के बाद मंगल आ रहे हैं, और मंगल 1.5 महीने रहेंगे वहां कम से कम। तो मंगल के साथ ये बनेगा, उधर शनि रहेंगे। उस समय तो गुरु रहेंगे और लेकिन बाद में शनि। तो चंद्रमा के 2 नक्षत्र हैं वो पीड़ित होने जा रहे हैं। तो एक भारतीय संदर्भ में देखिए, वैसे भी हमने आपको बताया है एक वीडियो में, हमने जब वृषभ में आए थे तो हमने बताया है कि क्या कहते हैं, ये भारत की कुंडली के लिए अच्छा नहीं है, दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि युद्ध की ओर इशारा करता है। और जब भी क्या कहलाता है, इस तरह से रोहिणी में जब आते हैं, कहा जाता है कि बहुत सारी चीजें घटनाएं होती हैं इस समय में होती है। तो ये चीजें बता रहा है। अभी उसके अलावा अभी वृषभ में आने से पहले मंगल मेष में है। मेष में पिछले 6 महीने से 6 महीने से होने के कारण देखिए, जब भी मंगल 6 महीने में हुए हैं, भारत में जो भी विपदाएं आई हैं, जैसे चाइना ने भारत पर युद्ध थोपा था, उस समय भी मंगल वो थे क्या कहते हैं 6 महीने एक अति राशि में थे। पाकिस्तान के साथ 65 में युद्ध हुआ, उस समय भी थे। बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ, उस समय भी थे। जब हम करगिल में युद्ध हुआ, उस समय भी क्या कहलाता है 6 महीने वाले एक ही उसमें थे। तो इस तरह मंगल भी इंडिकेट कर रहे हैं। शनि उसके अलावा हम फरवरी में 9 से 11 मकर राशि में 6 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। तो सारी तरह से इंडिकेशन जो है भारत के लिए, और इस तरह की जो कुंडलियां प्रभावित है उन कुंडलियों के लिए अच्छा नहीं। भारत की वृषभ की कुंडली है आजाद भारत की, और यदि उस कुंडली को लेते हैं, यदि बरामीर की कुंडली लेते हैं तो मकर की कुंडली है। तो सबसे वैसे पृथ्वी तत्व राशि जो है वो कहीं ना कहीं अफ्लेक्शन में आ रहा है शनि और राहु के आने के कारण। तो आप, और ये बताता है कि पीरियड कहीं ना कहीं बहुत उठापटक को है। और हमने आपके बारे में शनि राहु शनि गुरु के संदर्भ में बहुत सारी बात बताई है, और पीछे भी बताई है। वृषभ में जब आए थे तो उस समय बताइए, तो आप वीडियो को देखिए तो ज्यादा विस्तार से आपको पता चलेगा। आज हम चूंकि इसी पर केवल रहना चाहते हैं, जन्म कुंडलियों की बात करना चाहते हैं, तो
ये है। तो हमने आपको बताया कि ये एक तरफ तो ये बहुत सारी चीज़ों को बता रहे हैं कि भैया, और ये चूँकि ये बहुत ज़्यादा ये है क्रिएशन देते हैं, तो बहुत ज़्यादा सृष्टि की ओर इशारा कर रहे हैं। और ये क्या कहलाता है, दूसरी चीज़ है रोहिणी जो है मदर नेचर को इंडिकेट करता है। तो बहुत सारे मदरली नेचर की चीज़ों को भी ये बताता है। बल्कि रोहिणी जो नक्षत्र है कहा जाता है कि बार-बार क्रिएशन को बताता है। ब्रह्मा से जुड़े होने के कारण इसको कहते हैं। तो जो कोशिका का काम है अपने यहाँ, एक कोशिका मरती है हमारे शरीर में, हम तब तक जवान रहते हैं, या हम जब तक तब तक जीवित रहते हैं जब कोशिकाएं जो बनती रहती है, एक कोशिकाएं खत्म होती है दूसरी बनती रहती है। तो ये काम रोहिणी नक्षत्र करता है, तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन जब राहु आएगा तो इसमें कहीं ना कहीं इस चीजों में कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। और यदि आप देखिए इसके जो 4 चरण हैं, रोहिणी के जो 4 चरण हैं, इसमें पहला मेष है, माने जो नवांश भी आप लीजिए तो मेष है, दूसरा क्या कहलाता है वृषभ है, तीसरा मिथुन है, चौथा कर्क है। तो इसमें आप देखिएगा तो इसमें 3 चीज़ों में, मेष में, वृषभ में और मिथुन में, राहु का जो हमने देखा है वो ये बीमारी को कहीं न कहीं इंडिकेट करते हैं। खासकर पेट की बीमारी को इंडिकेट करते हैं और उसको इंडिकेट करते हैं, आँख की बीमारी को करते हैं। आँख चंद्रमा डिनोट करते हैं, शुक्र डिनोट करते हैं दोनों। और क्या कहते हैं, ये पेट की बीमारी को भी इंडिकेट करते हैं। और मिथुन वाले हिस्से में तो कहते हैं कि क्या कहते हैं, डायबिटीज को भी इंडिकेशन आता है। और तो ये चीजें इस पीरियड में आप देखेंगे राहु जब ये आ रहे हैं यहाँ, तो जिन लोगों का इन 3 चरणों में होता है स्पेशली ध्यान रखिएगा कि हेल्थ को ये बताते हैं। क्योंकि रोहिणी का तो स्वभाव है, लेकिन राहु आकर इसको कहीं ना कहीं, देखिए देखिए, राहु जब आ रहे हैं तो आपको वस्तु के मामले में तो हेल्प करेंगे, लेकिन जीव मामले में हेल्प नहीं करने जा रहे हैं। तो हेल्थ मामले में सबसे ज्यादा कंसस होने की जरूरत है आपको। इस पीरियड में सभी लोग जो भी राहु से प्रभावित लोग हैं, जो चंद्रमा से प्रभावित लोग हैं, जो शनि से प्रभावित लोग हैं, इन लोगों को सबसे ज्यादा, यदि कुंडली में आपके यदि शुभ ग्रह गुरु और सूर्य जैसे ग्रह बहुत अच्छे नहीं हैं, तो स्पेशली आप ध्यान रखिएगा कि ये पीरियड जो है, और आपको यदि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती हैं तो ये पीरियड आपको तकलीफ देह हो सकता है। कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर से संबंधित कुछ बीमारियां हो सकती हैं, तो ये सारी चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। एक बात और रोहिणी के बारे में हम बताना चाहते हैं कि रोहिणी जो है ये क्या कहलाता है, ये ये जो है स्त्री नक्षत्र है, लेकिन इसका जो वो ये योनि है वो सर्प कहते हैं, पुरुष सर्प योनि है। और ये मनुष्य गण का स्वभाव है इसका, और ये वर्ण जो है इसका वो शूद्र है। तो ये बड़े लोग मेहनती होते हैं। पहले तो बहुत क्रिएटिव है, तो आप क्रिएशन कैसे करेंगे जब तक आप मेहनती नहीं होंगे। तो ये चीजों को बताता है कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगे। और देखिए इस नक्षत्र में श्री कृष्ण अपने यहाँ कहे गए हैं। श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का, योगीराज श्री कृष्ण का चंद्रमा और लग्न दोनों कहा गया है इसमें। यहाँ तो इसी तरह से ओशो महाराज, जो ओशो रजनीश है, उनका भी जन्म इसी नक्षत्र में है। विक्टोरिया जो प्रथम थी, जो इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी में, भारत में जैसे अकबर थे उसके पैरेलल वहां थी रानी, तो उनकी कुंडली में भी ये है। तो ये सारे लोगों को, बड़े इस तरह के लोगों को, और दुनिया भर में देखिएगा जो सुंदर स्त्रियां हैं, काबिल स्त्रियां, बहुत सारी स्त्रियों को ये डिनोट करते हैं। क्योंकि ये सुंदर स्त्री माने सुंदर पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, बड़े मृदुभाषी लोग होते हैं, और ये अपने काम पर बहुत कंसंट्रेट करते हैं। कहा भी जाता है, देखिए ये नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि चंद्रमा यहाँ सबसे ज्यादा टिकते हैं। क्यों? चूंकि सबसे सुंदर है। यहाँ जब आते हैं तो चंद्रमा बहुत ज्यादा खुश होते हैं, इसलिए लंबा टिकते हैं। तो ये इनके स्वभाव में है। हालांकि ये दूसरी चीज है कि इसके कारण ईर्ष्या होती है दूसरे लोगों को। ज्येष्ठा की कहानी कही जाती है कि ज्येष्ठा ने अपने पिता से शिकायत की और चंद्रमा को उन्होंने श्राप दे दिया। तो ये एक चीज यहाँ देखिएगा कि ईर्ष्या बोध भी देता है। तो ये जब ये राहु यहाँ आएंगे, राहु का तो स्वभाव है ईर्ष्या देना, स्वाभाविक है, विद्रोह के ग्रह है और छाया ग्रह है। तो वो यहाँ आएंगे तो ईर्ष्या और बहुत ज्यादा होगा, तो बहुत ज्यादा ईर्ष्या होगी। आपकी जो डेवलपमेंट होगी, क्योंकि विकास का ग्रह है, तो विकास आपका जो बहुत ज्यादा होगा भौतिक संदर्भ में, तो बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़ सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में भी ईर्ष्या होगा। मैं हमेशा कहता हूँ यदि आपके अंदर कुछ नहीं है तो बाहर आपको चीज नहीं मिलेंगी। इस कॉस्मोस का एक नियम है कि कहा जाता है, स्त्री पुरुष संदर्भ में कहा जाता है कि यदि आपकी पत्नी या आपके पार्टनर या आपके दोस्त आपके साथ बुरा कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो एनर्जी उपलब्ध है, तभी वो आपके साथ बुरा कर रहे हैं। लेकिन हमारा क्या स्वभाव है कि हम हमेशा दूसरे को इंडिकेट करते हैं। सेल्फ
रियलाइजेशन पर हम लोग जीते नहीं है। भौतिक दुनिया में हम सब अधिकांश लोग, हम हमेशा क्या कहलाता है, दूसरे को देखकर जीते हैं। हम अंदर की यात्रा नहीं करते हैं, बाहर की यात्रा। भौतिक यात्रा मतलब बाहर है, जो लोअर प्लेन हम कहते हैं। लोअर प्लेन में हम सब लोग बाहर की यात्रा करते हैं, और बाहर की यात्रा करने के कारण हम अपनी मूल चीजों को नहीं समझते, तो अपनी मूल प्रकृति को नहीं समझते। तो ये ईर्ष्या बोध वाला ये है। तो इस समय ये चीजें आप देखिएगा। एक बात ये ध्यान आया कि ये रोहिणी जो है, ये माता उनका है, क्या कहते हैं, रोहिणी है बलराम जी की माता, जो कृष्ण की कृष्ण के बड़े भाई थे, उनकी माता का है। और कहा जाता है कि प्रत्यारोपित किया गया था माने गर्भ में, वहां से क्या कहलाता है, उनकी पहली से उनको रोहिणी में प्रतापित किया गया था। 7वीं संतान थे, उनको बचाने के लिए कंस से प्रतारोपित किया गया था। तो ये क्या कहलाता है, इस चीज को भी इंडिकेट करता है। तो इस पीरियड में खास तौर पर देखिएगा, जो लोग निसंतान लोग हैं, जो लोग क्या कहलाता है कृत्रिम ढंग से गर्भाधान कराना चाहते हैं, तो इस तरह की चीजों को ये रोहिणी सपोर्ट करेगा। तो इस चीज को बताता है। तो इस पीरियड में ऐसे बहुत सारे लोग, जो ये 6 महीने का समय है, और देखिए गुरु और शनि का बना हुआ है डबल ट्रांजिट, वो भी इंडिकेट कर रहा है बहुत सारी चीजों को संतान प्राप्ति के लिए। तो और ये रोहिणी वाले पीरियड में, और राहु भी शादी भी कराते हैं, और ये इस मामले में भी हेल्प करते हैं। तो और चंद्रमा, ये चीजें आप इस समय आप देख सकते हैं, इस समय चीजों को। राहु आउट ऑफ बॉक्स सोचवाते हैं, और इस नक्षत्र में जा रहे हैं, चंद्रमा के इस नक्षत्र में, या ब्रह्मा के इस नक्षत्र में, क्रिएटिव नक्षत्र में जा रहे हैं। तो बहुत सारा आउट ऑफ बॉक्स क्रिएटिविटी को भी इंडिकेशन करता है। यदि आप हायर प्लेन में काम करते हैं, तो आप साइंटिस्ट के रूप में आप दुनिया के लिए बहुत कुछ नया कुछ ईजाद कर सकते हैं। और यदि आप भौतिक अपने व्यक्तिगत लोअर प्लेन में काम करते हैं, तो अपने लिए बहुत सारी चीज क्रिएट कर सकते हैं। हमने गाड़ी की बात की, इस पीरियड में आप लग्जरी कार खरीद सकते हैं, लग्जूरियस चीज। हमने कहा कि एक बड़ी केयरिंग नक्षत्रों में से इसकी गिनती होती है। तो क्या कहलाता है, ये पोषण करते हैं ना, माता वाला स्वभाव है कहीं ना कहीं। तो आप देखिएगा कि इस पीरियड में क्या कहलाता है, बहुत ज्यादा लोग केयरिंग हो सकते हैं, अपने आसपास के लोगों के लिए केयरिंग हो सकते हैं, और इनका स्वभाव भी केयरिंग होता है। और कहा जाता है कि शादी के लिए जो उत्तरा समेत ये रोहिणी जो नक्षत्र है, सबसे अच्छा नक्षत्रों में गिनती होती है। तो ये क्या कहते हैं, हेल्प करता है। तो ये कहीं न कहीं आपको अ, श शादी में हेल्प करता है। तो ये ऐसे लोग बड़े परिवार के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। हम यहाँ इतना ही ज़रूर कहेंगे कि परिवार के लिए यदि प्रतिबद्ध हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है, ये आपको कहीं न कहीं दूसरी दिशा की ओर भी ले जा सकता है। ये क्या कहते हैं, चूँकि राहु का अपना स्वभाव है, चीटिंग का, जल्दीबाजी का, संतुष्टि नहीं होने का। तो ये यहाँ आकर, और ये थोड़ा-सा रोहिणी में भी है कि ये अपना बैलेंस बिगड़ जाता है इनका चीज़ों में, चूँकि ये भौतिक चीज़ों के पीछे भागते हैं। अल्टीमेटली इनको चूँकि वो मोक्ष हासिल करना है, तो भौतिक चीज़ों में जो जब तक असंतुष्टि नहीं आएगी, तब तक मोक्ष कहाँ मिलेगा? तो जब भागेंगे आप पीछे, तभी जाकर, और आपके जीवन में बैलेंस नहीं रहेगा। जब तक असंतुलन नहीं बनेगा, तब तक आप संतुलन की ओर जाएँगे कहाँ? तो ये चीज़ें खतरे होते हैं, और राहु उसको बढ़ाएगा। तो ये खतरे बहुत ज़्यादा हैं। तो आप कोई भी नाजायज़ काम नहीं करें इस पीरियड में। नाजायज़ करेंगे तो क्या देखा है मैंने जन्म कुंडलियों में बहुत सारे लोगों को, कि कुंडलियों में जब इसमें रोहिणी में जन्म हुआ है, चंद्रमा है, लग्न है, सूर्य है, या कोई प्रोमिनेंट ग्रह है, तो ऐसे लोग बहुत ऊपर जाते हैं, लेकिन इनकी बुढ़ापा में दिक्कत हो जाती है। चूंकि राहु का कहा भी जाता है कि राहु की दशा में शुरुआत में देते हैं, अधिकांश लोगों को दूसरे भाग में गिरा देते हैं, 9 साल देते हैं, बाद वाले पीरियड में गिरा देते हैं। तो ये सब चीजें देखने में आती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये देने के लिए आए हैं आपको। खासकर जिन लोगों की कुंडलियों में दशा भुक्ति अच्छी चल रही होगी, और जिन लोगों ने पीछे मेहनत की होगी, अभी तक नहीं मिला होगा तो मिलेगा, क्योंकि ये क्रिएशन का समय है, नए क्रिएशन का समय है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग स्टेब्लिश्ड हैं, जो गलत कर रहे हैं इस पीरियड में, चूंकि हमने कहा कि मकर में अभी 6 ग्रह का बन रहा है, वो कहीं ना कहीं करेक्शन मोड की ओर बता रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, कि हमेशा केवल एक चीजों को नहीं समझिए, उसमें अनबैलेंस होने की जरूरत है। तो ये चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो एक संतुष्टि का भाव, और चूंकि चंद्रमा के एक दूसरे नक्षत्र में शनि भी होंगे, इस नक्षत्र में तो त्रिकोणात्मक संबंध बनेगा। तो ये लोग जो है, चंद्रमा के नक्षत्र वाले लोग जो हैं, उनके जीवन में बहुत सारा उठा-पटक हो सकता है। तो चंद्रमा के नक्षत्र जो लोग हैं, चाहे रोहिणी है, चाहे दूसरा हस्त है, तीसरा क्या कहते हैं, श्रवण है। तो श्रवण, ये दोनों अफ्लिक्टेड हो रहा है, केवल वो हस्त बच रहा है। वो यहाँ से वो जन्म नक्षत्र हो जाए, सॉरी कर्म नक्षत्र हो जाएगा, 10वां नक्षत्र होगा इसका रोहिणी के लिए। तो दफ्तर के मामले में ऐसे लोगों को, और ये पूरा के मामले वो
आधा नक्षत्र हो जाएगा, तो 19वां नक्षत्र। तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि क्या कहते हैं, ये चंद्रमा के तीनों नक्षत्र वालों की यदि दशा भुक्ति थोड़ी सी भी गड़बड़ है तो इस पीरियड में आपको साथ नुकसान हो सकता है। यदि दशा भुक्ति अच्छी है, राहु आपकी कुंडली में शुभ है, तो आपको देंगे कहीं ना कहीं, ये आपको मिलने का समय है, और भौतिक मामलों में ज्यादातर लोगों को अपेक्षाएं होती है, वो मिलेगी। अब हम आपको क्या कहते हैं, इसमें 2-3 चीजें और बता देते हैं, उसके बाद आगे हम बताते हैं कि क्या नक्षत्रों, अलग-अलग नक्षत्रों पर क्या प्रभाव होगा। देखिए, ये जो है, ये पहले लेवल में हमने आप बताया कि चंद्रमा इसके ये नक्षत्र स्वामी है। दूसरे लेवल में इसके वृषभ में है, तो वृषभ के स्वामी शुक्र हैं, तो ये इसके स्वामी हो गए। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा और शुक्र का संबंध बहुत अच्छा नहीं होता है, कंट्राडिक्शन है कहीं ना कहीं। हालांकि दोनों जलीय राशि हैं, ये है ग्रह हैं, और दोनों एक मामले में ये है, लेकिन जब हम भौतिक चीजों के संदर्भ में लेते हैं तो एक कंट्राडिक्शन होता है, शास बहु वाली स्थिति बनती है। चंद्रमा और शुक्र क्या होता है, तो यहाँ एक चीज देखिए, उसका कारण है क्या, चंद्रमा जो है वो एक अनकंडीशनल लव को बताता है, और शुक्र क्या है, वो है कंडीशनल लव को बताता है। उसमें क्या है, एग्रीमेंट है, शादी हम किसी महिला से करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक कंडीशन है, आपके आपका घर होना चाहिए, आप अच्छे सक्सेसफुल आदमी होने चाहिए, जो हम जनरली देखते हैं, तो इसको बताता है। तो ये कंट्राडिक्शन यहाँ रहेगा इस नक्षत्र में, ये कंट्राडिक्शन ऑलरेडी रहता है, और राहु आएंगे तो इस कंट्राडिक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो जिन कुंडलियों में चंद्रमा और शुक्र का क्या कहते हैं, ये कनेक्शन अच्छा नहीं होगा, तो ऐसे लोगों को राहु पीड़ित कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो स्पेशली, और चूंकि रोहिणी जो नक्षत्र है, ये फर्टिलिटी का बहुत ज्यादा है, तो ये ऐसे लोग बहुत ज्यादा सेक्स के पीछे भी भागते हैं, माने रिलेशनशिप में गड़बड़ी का भी ये समय हो सकता है बहुत सारी कुंडलियों में। तो इन चीजों के पीछे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तो ये, और ये जो समय है, ये कार्मिक समय है, मैं लगातार कह रहा हूँ, और इस समय ये चीजें हो रही हैं। भारत की कुंडली के लिए तो हमने बताया है कि अच्छा नहीं है, ये पहले भी बताया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये ऐसे लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो आप इन चीजों को ध्यान रखिए और असंतुलन नहीं बनने दीजिए। इसके अलावा आप देखिए 2002 में मार्च के बाद आए थे। अपने पिछले बार की कुंडली देख लीजिए कि उस समय आपको क्या इम्पैक्ट हुआ था। हालांकि अगले 18 साल में स्थितियां बदलती हैं, लेकिन उस समय जो चीजें हुई थी उसमें से कुछ चीजें आपके जीवन में हो सकती हैं स्पेशली, तो उसके हिसाब से देखिएगा। लेकिन अभी आपकी दशा भुक्ति क्या है, क्या पॉजिटिव दशा भुक्ति है, पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव घटना है, जो हमने कहा कि वो होने की चीजें है। यदि निगेटिव है तो निगेटिव होने की चीजें संभावनाएं ज्यादा है। हम इसको वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता देते हैं, ये जो है सर्वोदभद्र से देखिए तो इसको क्या कहलाता है, ये कुछ वेद यदि है तो राहु जब यहाँ आएंगे तो ये अश्विनी नक्षत्र को प्रभावित करेंगे, स्वाति नक्षत्र को प्रभावित करेंगे, और उत्तराषाढ़ा के अंतिम चरण को, और इसके श्रवण के शुरुआती 1 डिग्री तक को प्रभावित करेंगे, क्योंकि 4 डिग्री कुछ का होता है। अभिजीत नक्षत्र अभिजीत को प्रभावित कर रहे हैं, माने अश्विनी स्वाति अभिजीत को प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसे जिन लोगों की कुंडलियां में इन जगहों पर यदि हो आपका, माने 6:40 से लेकर, यदि मकर में आपका हो उधर, तो 6:40 से लेकर लगभग 11 डिग्री तक कहिए, 4 डिग्री कुछ का होता है, तो अभिजीत नक्षत्र वाला क्षेत्र है, तो ऐसे वहां पर है, उस आसपास में है, तो आपको ऐसे लोग भी प्रभावित करेगा। अब ये पॉजिटिव है निगेटिव है वो देखना होगा। इसके अलावा ये बुध की दोनों राशियों को प्रभावित कर रहा है, मिथुन को भी करेगा, कन्या को भी करेगा। तो जिन लोगों का ये बुध की दोनों राशियां हैं, तो इनको भी बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। बुध का स्वभाव भी क्या कहलाता है, राहु की तरह होता है। यदि आप कुंडली में अच्छी स्थिति नहीं है तो आपको नुकसान कर सकता है। अब ये आपकी कुंडली पर निर्भर है। आपकी कुंडली में राहु यदि पॉजिटिव है तो आपके लिए सब अच्छा होगा। ये जो हम बता रहे हैं, चाहे अश्विनी वाले हों, चाहे स्वाति वाले हों, चाहे कन्या या वृश्चिक, कन्या और मिथुन के जातक हो। लेकिन यदि क्या कहते हैं, ये यदि आपके नेगेटिव हैं, नेगेटिव असर देने वाले हैं, तो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। तो आप इस तरह से, और नेगेटिव में क्या होगा, पॉजिटिव होगा भी तो फाइनेंस के मामले में सबसे ज्यादा देंगे, ट्रेवल बताते हैं ट्रेवल के मामले में देंगे। इन सब चीजों में आपको बहुत सारी चीजें होंगी, भाग्य के माने अच्छा करेंगे। लेकिन यदि उल्टी स्थिति दिख रही होगी आपके कुंडली में, राहु की स्थिति अच्छी नहीं होगी, तो इस पीरियड में आप देखेंगे कि भाग्य अवरोध हो सकता है, आपको
यात्रा में दिक्कतें हो सकती है, आपको रुपए पैसे हाथ से इकट्ठा करने में दिक्कत हो सकती है, तो ये चीजें हो सकती है। इसको क्या कहते हैं, स्वाति वाले को यदि पार्टनरशिप करते हैं तो उन लोगों को पार्टनरशिप वाले मामले में भी ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा आप देखिए आद्रा, मूल और श्रवण, इस नक्षत्र वाले लोगों को ऑफिस के मामले में सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। कोई भी ऐसी काम नहीं करना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा लालच नहीं दिखाना चाहिए, अन्यथा कुछ दिक्कतें आपको हो सकती है। और ये चित्रा, विशाखा, पूर्व भाद्रपद, रेवती और पूर्व फाल्गुनी, इन नक्षत्र वालों को ओवरऑल क्या कहलाता है, सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों पर भी असर ये दिख रहा है और ये असर आप पर पॉजिटिव नेगेटिव आपकी कुंडली के अनुसार होगा। मित्रों, अंत में बात खत्म करने से पहले एक दो चीज और बता देना चाहता हूँ कि आज घटना हुई है, आपको पता है, दिल्ली में, भारत की राजधानी में किसान आंदोलन के संदर्भ में आपने देखा। कल आने वाले हैं, ये 27 को आने वाले हैं, उससे पहले पूर्व पीठिका तैयार हो गई है। समय बहुत अच्छा नहीं है, तो हमारा रिक्वेस्ट होगा कि, और सारे इंडिकेशन इधर जा रहे हैं, चाहे आपका अच्छा समय चल रहा है तो भी आपको बैलेंस वे में काम करना चाहिए, नेगेटिव बोलने से बचना चाहिए और ज्यादा तक पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि देखिए ये शनि का समय है, मैं बार बार कह रहा हूँ, शनि का समय है, शनि करेक्शन मोड में है, सृष्टि में करेक्शन की स्थिति बन रही है और सभी जगह से पृथ्वी तत्व राशियां वो हो गई हैं। तो हमारी जो चेष्टा है, हमारे अंदर अनबैलेंस कैपेसिटी पिछले कई सालों में बढ़ी है, वो भी बढ़ा हुआ रहेगा। तो इसलिए कि हमको कहीं ना कहीं पनिशमेंट उनको करना है, तो यदि हम अनबैलेंस नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन में वो बैलेंस की ओर कैसे ले जाएंगे। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। समय अपने समय को शुभ बनाने का जो अधिकार है हमारे अपने पास है, वो हमारे अपने व्यवहार से, हमारे रिएक्शन से होता है। तो मित्रों, इसी बिंदु पर मैं खत्म करता हूँ इसको, और यदि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, संभव हो तो बेल भी दाब दें। शुक्रिया मित्रों।